हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आज के लेक्चर में बेसिकली जो हमारा क्लास 8 का जीओ का जो चैप्टर 2 पार्ट में हो चुका है, पहले जो लास्ट टॉपिक बचा है वो हम करने वाले हैं। सेम पहले की तरह आपको इसी के अंदर नोट्स मिलेंगे जो आपको नोटबुक में लिखना है, और लास्ट में मैं आपसे एक बार क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लूँगी इसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमें करना है वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति सबसे पहले क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो है उन पेड़ पौधों को कहा जाता है जो अपने आप उगते हैं, जिनके उगाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, जैसे जितने भी जंगल होते हैं वो अपने आप से ग्रो होते हैं, हम तो वहाँ जाते नहीं बीज डालने के लिए। ठीक है, कि वो बड़े हो जाएं बाद में, तो वो अपने आप से ग्रो होते हैं, मतलब नेचुरली ग्रो होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ वो होते हैं जो जानवर, जंगली जानवर होते हैं जो उन वनों में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में जानें तो ये सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं या वन्य जीव हैं, ये सब किस हिस्से में पाया जाता है, एक ऐसा हिस्सा पृथ्वी का जो किससे जुड़ा होगा, स्थल मंडल से यानी लिथोस्फीयर से, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर से, और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से। उस एरिया को क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है, यानी बायोस्फीयर कहा जाता है। अब अगर हम जैव मंडल में बात करें, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को ही, इस संबंध को ही क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ियाँ देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, और फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ, कागज़, ये सब चीज़ें जो है वो जंगलों से ही मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप खुद से पॉइंट बनाओगे और क्वेश्चन लिखोगे कि वनों के लाभ बताओ। ठीक है, यानी कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले क्या मिलता है, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राणी जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें क्या मिलता है, घर मिलता है, रहने के लिए आश्रय मिलता है। इसके अलावा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भूमिगत जल के संग्रहण में मदद करता है। इसके अलावा हमें फल, तारपीन, गोंद, औषधियाँ, कागज़, ये सभी चीज़ें जो है वो वनों से ही प्राप्त होता है। तो ये आपके 5 पॉइंट बन जाएंगे जो आप याद करोगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर लिखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वन जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव, ये सभी चीज़ें आती हैं। यानी कि अगर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, यानी जंगली जीव के बारे में बात करें, तो क्या क्या आता है, जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो जितने भी बर्ड्स हैं, कीड़े हैं जितने भी, और जलीय जीव जो जलों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं, ठीक है, या फिर महासागरों में रहते हैं, जो मछलियाँ, पेड़ पौधे, वो सब क्या है आपके वाइल्ड लाइफ के अंदर काउंट होते हैं। अब जो वाइल्ड लाइफ है यानी जो वन्य जीव हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमें शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा फूलों के परागण में मदद मिलता है। पारितंत्र के अपघटक के रूप में ये काम करता है, यानी इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, इसके अलावा अपमार्जक के रूप में काम करता है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जितने भी
और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कचरा उत्पन्न होता है जैसे कि फल सब्जी के छिलके हो गए, जानवरों की जो डेड बॉडीज़ होते हैं वो सब, उन सबको वो खा करके क्या करते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अपमार्जक या फिर डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम समझ गए कि जितने भी प्राणी होते हैं वो सब क्या करते हैं, इकोसिस्टम के बैलेंस बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, तो जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनका जो वितरण है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, मतलब कहीं ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, कहीं है ही नहीं। ठीक है, जैसे आप अगर हम इंडिया में ही बात करें तो जैसे राजस्थान वाला जो एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो पेड़ पौधे होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, अब ऐसी जगह जहाँ बारिश बहुत अच्छी होती होगी, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी, उन जगहों पर जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा होंगे और घने होंगे। अब वनस्पतियों को हमने 4 मुख्य वर्गों में बांटा हुआ है। सबसे पहले वन, घास स्थल यानी ग्रासलैंड, गुल्म और टुंड्रा, ये 4 वर्ग हैं इनके। अब अगर हम बात करें, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता जो है वो कम होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा घने पेड़ पौधे मिलेंगे हमें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बारिश कम होगी वैसे वैसे वहाँ पर क्या होगा, जो पेड़ों की संख्या होगी वो कम होती चली जाएगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर नॉर्मल बारिश होती है वहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, छोटी हाइट वाले, और ज़्यादातर घास के मैदान पाए जाते हैं जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उग जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम होती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह एरिया, रेगिस्तान वाला एरिया, तो वहाँ पर किस तरह के जंगल पाए जाते हैं, हमें कटीले जंगल यानी कांटे वाली झाड़ियाँ पाई जाती है। और इस तरह के जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं अंदर तक, क्योंकि पानी की तलाश में वो अंदर तक चली जाती है। और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां जो है वो कैसी होती है, कांटेदार होती है। ठीक है, यानी इनकी जो पत्तियां हैं उनमें कांटे होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि पानी से जो ट्रांसपिरेशन होता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी की कमी होती है, मतलब जैसे मतलब ऐसे समझो आप, कांटों में वो क्या करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं। ठीक है, पानी को सुरक्षित करके रखते हैं कांटों में। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति मॉस और लाइकेन पाई जाती है। यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर किस तरह का जंगल पाया जाता है, टुंड्रा वाला यानी ट्राइंगल वाला। ठीक है, ऐसे पेड़ होते हैं ताकि बर्फ़ अगर पड़े तो वो नीचे ऐसे गिर जाए। ठीक है, तो इस तरह के जंगल जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझ लिया कि पानी की उपलब्धता, वर्षा, मिट्टी के प्रकार, इन चीज़ों पर जंगल के जो प्रकार है वो निर्भर करते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए तुरंत आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से भारी संख्या में पेड़ों की कटाई जो है वो हो चुकी है। अब ऐसा होने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। ठीक है, अब अगर हम अगला टॉपिक पढ़ें वो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। यानी जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, ये अगला टॉपिक है हमारा। वन हमारी संपदा है, यानी हमारी संपत्ति है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है ये, यानी कि पौधे और जो जंतु होते हैं, जो जानवर एनिमल्स होते हैं, उनको घर देता है जो जंगल होता है वो। और साथ ही ये हमारा क्या करता है, इकोसिस्टम, साथ ही पारित तंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, यानी इकोसिस्टम जो है उसको भी ये बचाता है। ठीक है,
जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन जैसे क्लाइमेट चेंज आजकल देख सकते हैं हम कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना या सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ना, और ना सर्दी टाइम से आती है ना गर्मी टाइम से आती है, मतलब और ना ही बारिश जो है वो सही समय पर हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज है एक तरीके से। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? मानवीय हस्तक्षेपों के कारण। यानी कि हमने क्या करा है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्यावरण का इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर लिया है कि अब जो संतुलन है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। ठीक है, अब अगर ऐसा चलता रहा तो जो पौधे हैं और जो जंतु हैं दोनों के जो प्राकृतिक आवास हैं, जो नेचुरल उनका हैबिटेंट है, मतलब वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटग्रस्त हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बहुत सारी जो जातियां प्रजातियां वो संकट पर, मतलब एंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म होने वाली हैं, और कुछ जो है वो लुप्त होने के कगार पर है। यानी कि जो जंतु हैं वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे धीरे, मतलब जो एनिमल्स हैं उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घटते जा रहे हैं वो। अब है इसमें वन उन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्यों नष्ट हो रहा है, वन उन्मूलन की वजह से, यानी पेड़ों की कटाई की वजह से, मृदा अपरदन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, निर्माण कार्य जो कंस्ट्रक्शन कार्य होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे शहरों का निर्माण करना या रेलवे का विस्तार करना या मेट्रो लाइनें बिछाना, तो इसके लिए भी बहुत बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा कारण है कि जंगलों में जो आग लग जाता है, देखो जंगलों में जो आग लग जाता है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो जंगल है वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके अलावा भूस्खलन हो गया आपका, लैंडस्लाइड। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से जो प्राकृतिक वनस्पति वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना और जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। देखो, अब जो शिकार किया जाता है, जब जानवरों को मारा जाता है तो क्यों मारा जाता है, उनकी खाल के लिए, चमड़ा, नाखून के लिए, उनके दांत के लिए और पंखों के लिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें करने के लिए उनको मारा जाता है और फिर उनके स्किन को, नाखून को, दांतों को, सींगों को उनको बाज़ारों में बेचा जाता है और वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रजातियां हैं, जो जानवर है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनका शिकार कर रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं। एकीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। ठीक है, यानी कि इन सारे जानवरों का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। अब इसलिए क्या ज़रूरी है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है, यानी अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि आप इन जानवरों को ना मारो। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि देखो, अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क बनाए हैं उन्हें, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। ठीक है, बायो रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि उन एरियाज़ में जो लोग हैं वो बिना परमिशन के ना जाएं और वहाँ रहने वाले जानवरों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी ये सारी कदम जो हैं वो क्यों उठाए जा रहे हैं, ताकि हम प्राकृतिक वनस्पति को बचा सकें, वन्य जीवों को बचा सकें। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इसे लिख लेना नोटबुक में, इम्पोर्टेंट है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा और विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया है। उनके अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं।
प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विभिन्न जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर जो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो संतुलन बिगाड़ रहे हैं पर्यावरण का, यानी पेड़ों की जो कटाई कर रहे हैं या जानवरों को मार रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में जो संतुलन है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और ऐसे में मनुष्यों का भी पृथ्वी पर जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो जो अंधाधुंध शिकार है उस पर रोक लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किए जाएं, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाए ताकि लोगों को और बच्चों को, सबको जागरूक किया जाए कि किस प्रकार से हम पेड़ पौधों को और जानवरों को बचा सकते हैं। इसके अलावा वानिकी वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हम क्या कर सकें, पेड़ों को लगा सकें। इसके अलावा बच्चों को पक्षी देखने और कैंपों में ले जाकर के उन्हें अलग अलग जानवरों को दिखाना चाहिए, पेड़ पौधों को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि पर्यावरण में हर एक की क्या एक अलग भूमिका होती है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता और हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। ठीक है, यानी कि भारत में क्या कानून बनाया गया है कि शेर, चीता, हिरण और भारतीय सारंग और मोर को नहीं मारना है किसी भी पर्पस के लिए। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एवं फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और पशुओं के व्यापार करने पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है, ये भी बताया गया है। ठीक है, यानी कि ये क्यों बनाया गया है? ताकि पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर रोक लगाया जाए और पौधों और प्राणियों को बचाना हर एक नागरिक का क्या है, एक कर्तव्य है। चलो अभी कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक कौन से हैं? यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके लिए कौन कौन सी 2 चीज़ें जो हैं वो उत्तरदायी हैं। तो ये आपको नोट्स में लगाया हुआ है। ठीक है, एक तो आपका जनक शैल हो सकता है, एक आपका जलवायु हो सकता है, मौसम भी हो सकता है, वायु हो सकता है, हवा हो सकता है, ये सारे कारण हो सकते हैं जो आप लिख सकते हो, वैसे नोट्स में हैं। ठीक है, अगला है भूमि निम्नीकरण के लिए कोई 2 कारण, यानी कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो वन उन्मूलन लिख सकते हो आप, डिफॉरेस्टेशन एक तो लिख सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग लिख सकते हो, यानी कि अति चराई। भारतीय भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों बोला गया? ये तो आप भूमि का उपयोग लिखो इसके अंदर कि भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, भूमि का उपयोग जो है वो घर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे भूमि वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, और जल बचाने के ये वाला क्वेश्चन है अगला, किन्हीं 2 सोपान के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के लिए शुरू करा है। तो नेशनल पार्क लिख सकते हो आप एक। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी लिख सकते हो। जल बचाने के तो आप अपने आप से लिखोगे 3 तरीके कौन से हैं, पानी बचाने के कौन से 3 तरीके हैं। ठीक है, बाकी आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।